हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे कश्मीर में क्या कुछ होने वाला है। बड़ा अमित शाह जी और अजीत डोभाल ने लिया बहुत बड़ा फैसला। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों एक्सक्लूसिव जानकारी, तो वहीं आपको बताएंगे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की बरसी से पहले अलर्ट मोड में भारतीय दूतावास। विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ा दी गई सुरक्षा। साथ ही साथ ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी सरकार का छाया जादू, हासिल की सर्वोच्च रैंकिंग। लेकिन इस देश से अभी भी पिछड़ गया भारत। बताएंगे वो कौन सा देश है ग्लोबल डिप्लोमेसी में, तो वहीं आपको बताएंगे अगले साल अब कनाडा में होगा G7 मीटिंग। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया जाएगा? क्या उनको जस्टिन ट्रूडो कनाडा बुलाएंगे? बताएंगे दोस्तों उन्हीं की जुबानी एक से एक बड़ी जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अमित शाह डोभाल ने एक्टिवेट किया जीरो टेरर प्लान। बता दें जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में हुई आतंकी घटनाओं ने देश में सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी है। मोदी सरकार ने आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। अमित शाह जी ने बैठक में आतंकवाद की गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने की नीति यानी कि जीरो टेरर प्लान का लागू करने का निर्देश दिया है। अमित शाह जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार नए तरीकों से आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों के मुताबिक कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई है। कुछ स्तरीय बैठक में गृह मंत्री ने अधिकारियों से ये बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, बता दें अमित शाह जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आतंक की कमर अब तोड़नी है किसी भी कीमत पर, और इसीलिए ये हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई अमित शाह जी के द्वारा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लेकिन क्या बड़ा एक्शन लेने वाला है अपना भारत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, और साथ में चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की बरसी से पहले अलर्ट मोड में भारतीय दूतावास। विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ाई सुरक्षा। बता दें साल 2023 में हुई खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बरसी से पहले कनाडा में भारतीय दूतावास अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को कनाडा में स्थित भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन की आशंका है। अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने पहले ही वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने कनाडा के नागरिक कोर्ट का आह्वान किया है। अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरे स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में विशेष प्रार्थना की घोषणा की गई है। दोस्तों ये वही जगह है जहां 18 जून 2023 को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी हां, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि भारत ने मंगलवार यानी 18 जून को अपने मिशनों के लिए सुरक्षा को लेकर कनाडा के अधिकारियों को पहले ही अवगत करा दिया है। राजनयिक सुरक्षा कर्मी और स्थानीय कानून प्रवर्तन दोनों ने ही हत्या के बाद से ओटावा में उच्चायोग और वैंकूवर व टोरंटो में वाणिज्य दूतावासों के बाहर आयोजित कई विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक किसी भी बड़ी घटना को होने से रोका है। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दे, ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी सरकार का छाया जादू, हासिल की सर्वोच्च रैंकिंग, लेकिन तुर्की से पिछड़ गया अपना भारत। जी हां, जियो पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाने के लिए डिप्लोमेसी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। और इटली में हाल में ही खत्म हुए G7 शिखर सम्मेलन में भारत को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी मौजूदगी देखी गई है उससे तो यह साबित होता है कि भारत तेजी से ग्लोबल डिप्लोमेसी का खिलाड़ी बन रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी और G7 शिखर सम्मेलन में उनकी ये लगातार 5वीं भागीदारी थी। हालिया समय में G7 शिखर सम्मेलन में लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रण मिलना बताता है कि विकसित दुनिया में भारत का महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है। भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट रूप से उन कोशिशों की बढ़ती मान्यता और योगदान की तरफ इशारा करती है कि नई दिल्ली लगातार शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण समेत तमाम ग्लोबल चुनौतियों को हल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में 194 पोस्ट में भारत का इंडेक्स 11वें नंबर पर पहुंच गया है और भारत ने कनाडा, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों को डिप्लोमेसी में पीछे छोड़ दिया है। भारत ने साल 2021 से 11 नए राजनयिक मिशन खोले हैं, जिनमें से ज्यादातर देश अफ्रीका से हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में मोदी जी के मैजिक का है ये सबसे बड़ा असर, तो कमेंट में इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें NCERT की किताब से हटा बाबरी मस्जिद का चैप्टर। जी हां, बाबरी मस्जिद का पाठ हटा दिया गया है। लिखा 3 गुंबद वाला ढांचा। जी हां, कार सेवा और विध्वंस की डिटेल्स भी गायब। बता दें स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज करते हुए NCERT के निदेशक ने कहा है कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के संदर्भों को इसीलिए
संशोधित किया गया क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ाना हिंसक और अवसादग्रस्त नागरिक पैदा कर सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने शनिवार को कहा है कि पाठ्य पुस्तकों में बदलाव वार्षिक संशोधन का हिस्सा है और इसे शोर शराबे का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की संशोधित पाठ्य पुस्तक में बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, तहरीके तालिबान के कमांडर वली उल्लाह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कई मामलों में था ये वांछित। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के शीर्ष कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि टीटीपी के शीर्ष कमांडर वली उल्लाह को आतंकवाद निरोधक विभाग ने एक खुफिया कार्रवाई में मार गिराया है। बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के ताजूरी रोड के पास मलंग अड्डा में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान आतंकवादियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने वली उल्लाह को ढेर कर दिया। साथ ही साथ बता दें, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस ने बनाया ब्रह्मोस मिसाइल बेस। चीन के खिलाफ भारत के दोस्त ने खींच ली तलवार। जी हां, भारत ने अपने दोस्त के जरिए ड्रैगन के गले में ब्रह्मोस का फंदा डाल दिया है और भारत का ये एक ऐसा कदम है जिससे चीन बौखला कर रह गया है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में ब्रह्मोस मिसाइल का बेस बना दिया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक ऐसे कदम है जो अत्यधिक आक्रामक बीजिंग के साथ दांव को काफी हद तक बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस एक नौसैनिक अड्डे पर पहला ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल बेस बना रहा है जो विवादित दक्षिण चीन सागर के ठीक सामने है। साथ ही साथ बता दें कि फिलीपींस के इस निर्माण का खुलासा नेवल न्यूज ने एक विशेष रिपोर्ट में किया है जिसने उस निर्माण स्थल की सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त की है। साथ ही साथ बता दें, अगले साल कनाडा में होगा G7, क्या पीएम मोदी होंगे इसमें शामिल? आया जस्टिन ट्रूडो का जवाब। बता दें, हाल में ही G7 सम्मेलन इटली में संपन्न हुआ। अगले साल G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा में किया जाएगा। इस बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कनाडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बैठक के लिए आमंत्रित करेगा, तो ट्रूडो ने कहा कि वो इस शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ भी अभी नहीं कह सकते, तभी कुछ कह सकते हैं जब वो कनाडा के राष्ट्रपति फिर से बन जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कनाडा में राष्ट्रपति चुनाव जल्द होने वाले हैं। जी हाँ, पीटीआई के ने ट्रूडो के हवाले से कहा कि मैं इस बात की सराहना कर सकता हूं कि कनाडा के लोग अगले साल के G7 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इटली इस साल के बाकी समय के लिए G7 का मुद्दा बना रहेगा और मैं प्रधानमंत्री मेलोनी और अपने सभी G7 भागीदारों के साथ उन व्यापक मुद्दों पर काम करने के लिए उत्सुक हूं जिन पर हमने बात की है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जो लगातार निज्जर की हत्या पर भारत को घेरता रहा है। दोस्तों, भारत के साथ कनाडा के संबंध भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, निचले स्तर तक जा चुके हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि G7 समिट के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाते हैं जस्टिन ट्रूडो या नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले ही जाएंगे, पीएम मोदी जाए चाहे ना जाए, लेकिन देखना ये होगा कि जस्टिन ट्रूडो अपनी ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट करते हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, यूक्रेन के लिए स्विट्जरलैंड में एक मंच पर आए दुनिया के 80 देश कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, स्विस सम्मेलन में दुनिया के 80 देशों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को आधार बनाया जाए। हालांकि सम्मेलन में कुछ प्रमुख विकासशील देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं। स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हालांकि इसमें रशिया उपस्थित नहीं था, रशिया को सम्मेलन में आमंत्रित भी नहीं किया गया था, लेकिन कई उपस्थित लोगों ने आशा व्यक्त की है कि वे शांति के रोड मैप पर शामिल हो सकते हैं। रविवार को देश ने इस बात पर विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है कि रशिया के 2 साल के युद्ध के कारण यूक्रेन से परमाणु कैदियों के आदान प्रदान और खाद्य निर्यात के मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। जी हाँ, आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा है कि यदि हम वैश्विक व्यवस्था की ओर लौटते हैं जहां संगठन का सिद्धांत शक्ति ही अधिकार है, तो आज स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं वो गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। ये एक अस्तित्वगत मुद्दा है। साथ ही साथ बता दें, कंगाल पाकिस्तान के आगे IMF ने रखा शर्तों का पुलिंदा, अवाम का निकलेगा दम। शहबाज को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं। दरअसल दूसरे देशों से कर्ज मांगने का आदी हो चुके पाकिस्तान ने अब कर्ज लेने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क से अब तक का सबसे बड़ा मजाक किया है। बजट से ठीक पहले शहबाज शरीफ टेलीविजन पर आए और पाकिस्तान की दयनीय स्थिति का ठीकरा भ्रष्टाचार पर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, IMF से कर्ज को लेकर शहबाज ने जो कहा उससे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की हंसी नहीं रुक रही है। तो एक और बार कर्ज मांगने से पहले ये पाकिस्तान के वजीर आजम का सबसे लेटेस्ट पैंतरा है। जिन्ना के सपनों का मुल्क पाकिस्तान, जहां के एयरपोर्ट और बंदरगाह ड्रैगन के पास गिरवी है। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे पर अर्थव्यवस्था टिकी है। आवाम के पास खाने को अनाज नहीं है। आटा और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। वहाँ के वजीर आजम शेखी बघार रहे हैं, कह रहे हैं कि अब IMF से कर्ज की
आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कर्जे से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। कहा है कि अब बेल आउट पैकेज का आखिरी समझौता होगा। पाकिस्तान की आवाम ये सुनकर और ज्यादा हैरान और हंसने भी लगी है। बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जिन्ना के मुल्क वासियों को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब शहबाज शरीफ ने कहा कि दूसरे देश जाकर वो कर्ज नहीं बल्कि निवेश मांगते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालात किसी से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग शहबाज का मजाक उड़ा रहे हैं, कटोरे वाली तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। एक तरफ शहबाज कर्जे से मुक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ IMF से एक और बेल आउट पैकेज की रिक्वेस्ट डाल चुके हैं। एक बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान 24 से 25 बार IMF से संपर्क कर चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आकर अपनी आवाम को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि शहबाज शरीफ ऐसा करने के लिए कोई प्लान या ब्लूप्रिंट नहीं बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ के सामने IMF ने ये शर्तों का पुलिंदा रखा है जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, पाकिस्तान में फीका हुआ बकरी ईद का त्योहार, टमाटर के दाम 200 के पार। जी हाँ, दुनिया भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरी ईद मनाया जा रहा है। लेकिन बकरी ईद के पर्व से पहले पाकिस्तान में टमाटर के दाम आसमान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में टमाटर के दाम 200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में टमाटर के दाम को अधिकतम 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसके दाम दुगने हो गए हैं। हर वर्ष पाकिस्तान में त्योहार से पहले टमाटर के दाम इसी तरह से बढ़ने लगते हैं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी इसके दाम नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। तो वहीं आपको बता दें, गाजा में सेना के इस कदम पर भड़क गए इजरायली प्रधानमंत्री फैसले को बताया नामंजूर। क्या IDF और नेतन्याहू में सब ठीक नहीं है? क्या ऐसा है? आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा में इजरायली सेना की योजनाओं पर नाराजगी जताई है, जिसमें फलस्तीनी क्षेत्र में सहायता पहुंचाने के लिए मुख्य सड़कों पर दिन में 11 घंटे के लिए लड़ाई रोकने की बात कही थी। IDF ने इसे सामरिक विराम कहा है। सेना के इस फैसले पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क गए हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा है कि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुबह 11 घंटे के मानवीय विराम की रिपोर्ट सुनी तो उन्होंने अपने सैन्य सचिव से कहा यदि कि ये उनके लिए अस्वीकार्य है। बताया गया है कि सेना ने घोषणा के पहले नेतन्याहू को इस बारे में जानकारी नहीं दी है। इस बीच नेतन्याहू के धुर दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगी ने भी फैसले की निंदा की है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कट्टरपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने सामरिक विराम की आलोचना करते हुए कहा है कि जिसने भी ये फैसला लिया है वो मूर्ख है और इसकी नौकरी से छुट्टी कर देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां चीन तय कर रहा भारत की चाल, क्या ड्रैगन बिना नहीं चलेगा स्मार्टफोन का धंधा भारत में? आपको बता दें, भारत दुनिया के टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग देश की लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालांकि हकीकत यह है कि भारत चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के दम पर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। भारत में चाइनीज कंपनियां बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अपनी वीवो जो एक चाइनीज कंपनी है, साथ ही अगर टॉप 5 भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड की बात की जाए तो उसे 3 से 4 ब्रह्मांड आपको चाइनीज देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन भारत की बैसाखी बन गया है? क्या बिना ड्रैगन के भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चल सकता है? तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ रहे हैं ऋषि सुनक। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं एक्सपर्ट? आपको बता दें, ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव से पहले एक आए सर्वे में ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की करारी हार की बातें कही जा रही है। ये उनकी ऐतिहासिक हार हो सकती है। ताजा सर्वे में उनकी रेटिंग में और ज्यादा गिरावट की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें पार्टी को कुल 650 में से केवल 72 सीटें ही मिलने का अनुमान है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर और पोलिंग विशेषज्ञ ने अपनी राय रखी है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर, क्या नवाज शरीफ की पार्टी के नेता का दावा होगा सच? मुल्क की आर्थिक स्थिरता के लिए इमरान का जेल में रहना है जरूरी। जी हां, पाकिस्तान के मंत्री ने दावा किया है कि देश की जनता चाहती है कि इमरान खान अगले 5 वर्षों तक जेल में ही रहें। उन्होंने दावा किया है कि ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक है। योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल का मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक के जेल से बाहर निकलने के बाद प्रदर्शन हो सकते हैं। ऐसे में अस्थिरता बनाने की कोशिशें की जा सकती है जिन्हें पाकिस्तान नहीं झेल सकता। इकबाल ने कहा, लोगों ने मेरे पास आकर मुझे बताया है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहिए तो इमरान खान को अगले 5 वर्षों तक जेल में ही रहना होगा। साथ ही साथ बता दें, उत्तर कोरिया और रशिया के साथ मिलकर चीन ने चल दी ऐसी चाल, जापान की सुरक्षा को होगा बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ, साम्यवादी चाइना अपनी आक्रामकता को दक्षिणी चीन सागर से आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। ड्रैगन की नजर अब जापान सागर पर है। वैसे तो चीन की पहुंच जापान सागर तक नहीं है, लेकिन उसने इसकी काट ढूंढ ली है। इसके लिए चाइना ने उत्तर कोरिया और रशिया के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई है जो जापान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनने वाली है। पिछले महीने शी जिनपिंग और पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर चीनी जहाजों को जापान सागर में ज्यादा पहुंच देने पर सहमति जताई थी। निक्केई एशिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, रशिया और उत्तर कोरिया जल्द ही जापान सागर में सीमावर्ती नदी से जहाजों को जाने की अनुमति देने के बारे में चर्चा शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, भारत श्रीलंका को जमीन से जोड़ने की जांची जा रही व्यवहारिकता। श्रीलंका के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति का है ये बयान। बता दें, भारत अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति को लेकर काफी सजग है। इस कड़ी में श्रीलंका को भारत के साथ सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना की संभावनाओं पर अध्ययन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। इसकी पुष्टि रविवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने की है। उत्तर पूर्वी जिले मन्नार दौरे पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने विकास कार्यों का जायजा लेते हुए कहा है कि इस योजना की संभावनाओं के अध्ययन का पहला चरण पूरा हो चुका है और आखिरी चरण भी जल्दी पूरा हो जाएगा। वहीं पावर ग्रिड कनेक्शन के प्रस्ताव और संभावनाओं पर दोनों देश अगले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के श्रीलंका दौरे के दौरान चर्चा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, अब दुश्मनों की खैर नहीं, घर में घुसकर तबाही मचाएगा ड्रोन नागास्त्र एक। आखिर कितना है ये खतरनाक, आपको बता दें भारतीय सेना में एक खास हथियार की एंट्री हो चुकी है। यह हथियार इतना खूंखार है कि यह दुश्मन के घर में घुसकर उसकी रणनीतियों को तुरंत विफल कर देगा। यह बिना नजर आए दुश्मन के अड्डे पर अचानक हमला कर सकता है। इस नए हथियार का नाम नागास्त्र 1 है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना यह ड्रोन भारत के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर सकता है। पहले चरण में ऐसे 120 ड्रोन भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। नागपुर सोलर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नामक कंपनी ने इस ड्रोन को विकसित किया है। नागास्त्र 1 को एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। यह ड्रोन किसी खास इलाके में बिना नजर आए काफी देर तक आसमान में मंडरा सकता है। हालांकि ये तब तक हमला नहीं करेगा जब तक ये लक्ष्य की पहचान ना करके उसको लॉक ना कर ले। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, रशिया में आईएसआईएस ने जेल गार्ड्स को बनाया बंधक, स्पेशल फोर्स ने लिया एक्शन। दरअसल रशिया में दक्षिणी क्षेत्र के रोस्तोव शहर के डिटेंशन सेंटर में एक मामला सामने आया है। डिटेंशन सेंटर में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह आईएसआईएस से जुड़े कैदियों ने 2 गार्डों को ही बंधक बना लिया था। रूसी मीडिया ने रविवार को बताया कि 6 कैदियों ने, जिनमें से कुछ इस्लामिक स्टेट से जुड़े थे, 2 गार्डों को बंधक बना लिया और रिहाई की मांग कर रहे थे, जिस पर फौरन एक्शन लेते हुए रूसी सेना ने आईएसआईएस से जुड़े लोगों को मार दिया और गार्डों को रिहा करा लिया। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी के कोलकाता ऑफिस में बम के बाद मचा हड़कंप। अब जांच के बाद क्या बोली पुलिस, आपको बता दें क्या है असली खबर, क्या वाकई में बम था। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार यानी 16 जून को बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बम जैसा संदिग्ध सामान मिला है। इसकी सूचना मिलने के साथ ही मौके पर बंगाल पुलिस की टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड पहुंच चुका है। फिलहाल बीजेपी कार्यालय के बाहर संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद डॉग स्क्वाड, पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ते की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल दफ्तर के अंदर बाहर और सर्च ऑपरेशन जारी है। कोलकाता पुलिस की ओर से बयान जारी करके जानकारी दे दी गई है। दोस्तों, ऐसे में ये भ्रम फैलाया गया कि बम है, लेकिन ये वाकई में एक संदिग्ध सामान निकलकर सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें, बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा पर मचा कोहराम, बीजेपी क्या ममता पर लगा पाएगी लगाम। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलना तेज कर दिया है। बीजेपी ने राज्य में चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बीच बीजेपी के 4 सांसदों की एक विशेष टीम रविवार रात कोलकाता पहुंची, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। तो वहीं आपको बता दें, हिमंता बिश्व शर्मा सरकार का सबसे बड़ा कदम, सरकारी बिजली बिलों के पेमेंट का वीआईपी कल्चर खत्म, अब सीएम भी खुद भरेंगे अपना बिल। बता दें, असम सचिवालय रविवार को अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ भारत में किसी राज्य सरकार का पहला हरित मुख्यालय बन गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने यहाँ एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि 12.5 करोड़ की लागत से स्थापित ग्रिड से जुड़े और छत पर लगे इस सौर ऊर्जा नियंत्रण संयंत्र की वजह से हर महीने 30 लाख रुपए के बिजली बिल की बचत होगी। तो वहीं उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पोस्ट में सीएम ने कहा कि हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर वाले नियम को समाप्त कर रहे हैं। मैं और मुख्य सचिव एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू करेंगे। वहीं जुलाई 2024 से सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने बिजली खपत का भुगतान स्वयं करना होगा। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने फिर खड़े कर दिया ईवीएम को लेकर सवाल। कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को उनकी जांच की इजाजत नहीं। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, जिसकी जांच करने की किसी को इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, ईवीएम को लेकर जो मामला गरमाया है वो एलोन मस्क के पोस्ट के बाद आया है, जिसमें मस्क ने ईवीएम को हटाने की बात कही थी। मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या कृत्रिम मेधा यानी एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। जिसके बाद दोस्तों भारत में भी इस मुद्दे में गर्मी देखी गई है, जहां राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया। तो वहीं आपको बता दें, ईवीएम पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करारा जवाब दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जी हां, भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए
कोई ओटीपी नहीं लगता है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ना ही किसी ओटीपी की आवश्यकता होती है और ना ही ये किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर लगाए सारे आरोपों का निराधार बताया। ऐसे में दोस्तों विपक्षियों का आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जो लगातार चुनाव खत्म होने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी ईवीएम मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है? इस पर आपकी राय और जवाब तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें, खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।